नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। कला के कई आयाम होते हैं और हर आयाम में एक अलग ही खूबसूरती निहित होती है। चित्रकला भी एक ऐसी विधा है जिसमें अपने विचारों को रेखाओं में उकेरते हुए उसमें जीवन के रंग भरे जाते हैं। आज की हमारी तेजस्विनी इसी क्षेत्र से जुड़ी हैं। आप एक ऐसी कलाकार हैं, एक ऐसी चित्रकार हैं जिनके पेंटिंग्स की तुलना कविता से की जाती है, जिनके कार्य की विश्व भर में खूब सराहना की जाती है। विश्व के और देश के कई बड़े म्यूजियम्स में आपकी पेंटिंग्स प्रदर्शित की जाती हैं। आज की हमारी तेजस्विनी है कला क्षेत्र की जानी मानी शख्सियत अर्पणा कौर। अर्पणा कौर समकालीन समय की मशहूर चित्रकार, जिनकी कलाकृतियां अपनी कलात्मक गहराई और श्रेष्ठता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। मनुष्य जीवन की तल्ख वास्तविकताओं और पीड़ा को कैनवस पर रेखाओं और रंगों से इस तरह उकेरना कि वो कविता का रूप ले ले, अर्पणा कौर की अपनी खासियत है। भारतीय महिलाओं की उपेक्षित दशा पर विडोज ऑफ वृंदावन सीरीज की पेंटिंग्स दुनिया भर में चर्चित रही। 1984 के सिख दंगों पर उनका दर्द वर्ल्ड गोज ऑन नाम की चित्र श्रृंखला में झलका। गुरु नानक जी की 550वीं जयंती पर मिनिएचर पेंटिंग्स की उनकी प्रदर्शनी भी खूब पसंद की जा रही है। नानक, कबीर, बुद्ध, योगी योगिनी और सूफी परंपरा से भी प्रभावित उनकी पेंटिंग्स में अध्यात्म और पर्यावरण, प्रेम, एकांत और प्रकृति सब झलकते हैं। 1974 से ही उनकी पेंटिंग्स की विश्व भर में प्रदर्शनियां लग रही हैं। यही नहीं, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन समेत विश्व के प्रसिद्ध म्यूजियम्स में भी उनकी कलाकृतियां सुशोभित हैं। आप कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर चुकी हैं, जिनमें 1995 में हिरोशिमा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट का होलोकॉस्ट के 50 साल पूरे होने पर आयोजित प्रोजेक्ट शामिल है। अर्पणा कौर के जीवन की कला यात्रा पर देव प्रकाश चौधरी ने लिखी है किताब जिसका मन रंगरेज। आज आपकी कला के जरिए वंचित वर्ग के कितने ही बच्चों, युवाओं और महिलाओं की जिंदगी शिक्षा और कौशल से गुलजार हो रही है। कला की गहराइयों को अपनी श्रेष्ठतम कलाकृतियों में प्रस्तुत कर कला के विश्व पटल पर भारत की साख बढ़ाने वाली मशहूर चित्रकार अर्पणा कौर ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात अर्पणा कौर जी से। अर्पणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। थैंक यू। आप इतने दशकों से पेंटिंग कर रही हैं, चित्रकारी में आप इतने दशकों से जुटी हुई हैं अर्पणा जी। कैसा रहा है आपका आज तक का ये लंबा सफर? कहते हैं ये मार्ग खंडे धार, ये जो मार्ग है वो तलवार के धार पे चलने के बराबर है। खंडा इस तलवार, इन पंजाबी वी कॉल इट खंडा। तो जैसे स्पिरिचुअलिज्म के बारे में कहा जाता है कि ये तलवार की धार पे चलने के बराबर है, उतना ही चैलेंजिंग है। तो जो कला को चुनना अपने जीवन के सहारे के लिए आप कह सकते हैं, तो ये उतना ही कठिन है। ये उसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है इसका नशा, जो कि लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। इसकी खुमारी ऐसी है, इसमें इतना आनंद है, इसमें इतना भीग जाना है, मतलब रंग रेज हो जाना है कि उसकी तुलना वर्ड्स में नहीं की जा सकती। सो दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो बाहर की परिस्थितियों से लड़के मतलब खड़े होना अपने पाँव पे एज एन आर्टिस्ट, बाहर की परिस्थितियाँ, पर उससे ज़्यादा जो बहुत कम लोग कह पाते हैं कि भाई अंदर का आपका संघर्ष जो खुद से है, क्योंकि आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कवर कर रहे हैं। तो रोज़ आप चाहते हैं जब आप कैनवस के आगे बैठते हैं तो आप एक क्रिटिकल आई के साथ बैठते हैं, क्रिटिकल माइंड के साथ, कि इसमें इतनी खामियाँ रह गई, क्यों रह गई, मेरे जहन में ये था, मैं नहीं कर पाई। तो वो जो अपने आप से संघर्ष है, और वो अभी भी चल रहा है कि मैं रोज़ बैठती हूँ, मुझे लगता है अरे ये मैंने क्या कर डाला, मेरे जहन में कुछ और था। तो वो उसका एक अपना मज़ा भी है और चैलेंज भी है। और आपकी जैसे परफेक्शनिस्ट जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए शायद चैलेंज और भी बढ़ जाता है। वैसे मैं कहीं पढ़ रही थी कि पाब्लो पिकासो ने कहा था कि आर्ट वॉशेस अवे द डस्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। और जिस तरीके से आप बात कह रही हैं, ये कह सकते हैं कि हाँ, अपने विचारों को एक पेंटिंग में उतारना
एक आम व्यक्ति इसको एक कला मानता है, लेकिन कितना चैलेंजिंग होता है। और आपके लिए जब आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है अर्पणा जी, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? आपको याद है पहली पेंटिंग जो आपने बनाई थी? एक्चुअली शुरुआत तो सबकी होती है, क्योंकि सबको बचपन में रंगों की तरफ बहुत आकर्षण होता है, रेखाओं की तरफ। पर जितना उनको एक प्रोत्साहन घर के माहौल से मिले तो वो आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो कई बार हम किताबों के बोझ के नीचे, डिग्रियों के बोझ के नीचे हमें दबा दिया जाता है, हमारा वो एस्पेक्ट कुचल दिया जाता है। तो मैं लकी हूँ कि मेरी मदर एक लेखिका हैं और हमेशा वो डॉक्टर्स की फैमिली में एक ही मात्र, जिसको कह दीजिए ब्लैक शीप रहीं, कि उन्होंने अपना मार्ग अलग चुना। इवन कौर वो के से नहीं, सी से लिखती हैं, उनका, मैं भी वही उनकी नकल में। तो मेरी मदर ने ही प्रोत्साहित किया कि मुझे लगता था कि रोटी कमानी चाहिए, जैसे मेरी मदर कमाती थी टीचिंग से, और कला के थ्रू वो पॉसिबल नहीं था उन दिनों में। उन्होंने कहा मैं हूँ ना। और कभी अपने क्वालिटी ऑफ कैनवस बहुत महंगा था, रंग बहुत महंगे थे, तो संघर्ष बहुत था, क्योंकि सिंगल मदर थी वो मेरी मदर। तो उन्होंने कहा कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। तो उस वजह से मेरी जो 50-60 साल पुरानी पेंटिंग है अभी भी जीवित हैं या फ्रेश हैं, क्योंकि गो फॉर द बेस्ट, आर्टिस्ट क्वालिटी ऑयल कलर, स्टूडेंट क्वालिटी मत यूज़ करो। तो हर कलाकार के पीछे किसी ना किसी का योगदान होता है, तो मेरे पीछे उनका योगदान बहुत और रहा आपकी है। मदर अजीत कौर जी साहित्य की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है वो भी, तो जी। जाहिर है कि एक आपको भी विरासत में कहीं ना कहीं एक कलाकार की एक फील, एक एहसास ज़रूर मिले। लेकिन अर्पणा जी, बचपन से ये आपने शुरुआत जो बात की वो ये कि ये तलवार की धार पर चलने जैसी बात है अगर आप कला के क्षेत्र में कदम रखते हैं। क्या एक महिला के नाते आपके संघर्ष और ज़्यादा बड़े थे? कैसे देखती हैं आप? जी, मेल कलाकारों से तो बहुत ज़्यादा बड़े थे संघर्ष, क्योंकि उन दिनों में जब मैंने पहले एग्ज़िबिट करना शुरू किया 74 में, इस बात को 45 इयर्स हो गए, 45 वर्ष, तो बहुत कम लेडी कलाकार थीं। और फिर आपकी जो जैसे मूवमेंट होती है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाके सपोज़ स्केचिंग करना चाहें या फिज़िकली मूविंग अराउंड द सिटी, थोड़ा बहुत उसमें भी अड़चनें आती हैं। फिर आपको सीरियसली नहीं लिया जाता। तो ये सबसे बड़ा ये था कि भाई ये औरतें हैं, इन्होंने तो घर ही संभालना है। तो इस किस्म की वो हमेशा स्टीरियोटाइपिंग उन दिनों में, अब तो वो सब ख़त्म हो चुका है। पिछले 20 साल से ये पूरा सीन ही बदल गया। ये सारी जो बाउंड्रीज़ थी वो नहीं रही, एक स्टीरियोटाइपिंग ख़त्म हो गई औरतों की। लेकिन आपने जिस समय शुरुआत की उस वक्त आपको ये सब कुछ सहना पड़ा और देखना भी पड़ा, लेकिन आप बहुत छोटी थी उस समय पे जब आपकी पहली प्रदर्शनी लगी थी, लगभग 20 साल की थी आप। मैंने जो पहले ग्रुप शो में पार्टिसिपेट किया वो 74 में था। हुसैन साहब यंग आर्टिस्ट का वर्क उन्होंने त्रिवेणी में लगाया था। तो मैंने बहुत डरते डरते 3 काम भेजे थे, और मेरे सब्जेक्ट्स भी थोड़े फिलोसॉफिक होते थे, जैसे अमीरी गरीबी की रेखा, जो अभी तक हमारे मुल्क में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो उसको मैं पेंटिंग के ज़रिए दिखाना, या एक बड़े शहर का डरावनापन एक इंडिविजुअल के लिए कि वो कितना लोनली भी महसूस कर सकता है एक बड़े शहर में, तो और पर्यावरण। तो मेरे इस तरह के ना फिलोसॉफिक थीम्स होते थे, तो थोड़े मतलब हैवी थीम्स आप कह सकते हैं कि इतने ब्यूटीफुल लैंडस्केप। या लेकिन आपके ये थीम्स हुसैन साहब को पसंद आ गए? हाँ, तो मैं मतलब मैं मिल नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत शर्मीली थी। ऐसे 2 ग्रुप शोज़ में पार्टिसिपेट किया 1974 में। फिर सबने कहा, मेरे ना कैनवस हमेशा बड़े होते थे, मुझे लाइफ साइज़ पेंटिंग का बहुत शौक़ था कि वो एक पिक्चर ना रह जाए दीवार के ऊपर, एक वो आपकी अपनी अंदर की दुनिया है जो व्यक्त हो एज अ रिफ्लेक्शन। तो वो मैं बड़ी आकृतियों से हमेशा मुझे मोह रहा। और ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि आर्ट की कोई मार्केट थी नहीं दिल्ली में। दिल्ली में केवल 2 गैलरियाँ थीं, कोई बायर नहीं थे, स्पेस की बड़ी दिक्कत थी रखने की।
तो कई बार मैं पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग जैसे सांस लेने की तरह ज़रूरी होता है, तो मैं पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग कर लेती थी, या पेंटिंग को रोल करके रख देना, और कहीं छत भी लीक कर रही हो तो उसको एज अ कवर कैनवस को यूज़ कर लेना ताकि वो लकड़ी वेस्ट ना हो। तो खुद अपना कैनवस बनाना, कैनवस महंगा होता था। सो उस किस्म के फ़िज़िकल संघर्ष तो बहुत थे। और फिर एक अनश्योरिटी जो होती है अंदर से, तो मैंने कहीं पढ़ा था, किसी बहुत अच्छी वुमन राइटर ने लिखा था कि मैंने नहीं लिखा, किताब ने मुझे घड़ा। सो पेंटिंग के साथ भी यही है कि यू डिस्कवर योरसेल्फ, कि आप अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर कर सकते हो थ्रू आर्ट। ये आपने बहुत प्यारी बात कही है। और मुझे लगता है कि जब भी, क्योंकि मेरे जहन में हमेशा एक सवाल ज़रूर आता है जब भी किसी कलाकार से बात करते हैं कि आप अपने विषय कैसे चुनती हैं, क्योंकि इतनी वैरायटी है आपके विषय में। क्या सोच है जो आपको इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है किसी सोच के ऊपर, किसी विचार के ऊपर पेंटिंग बनाने को लेकर? जैसे आसपास देखो तो बहुत भरमार है सब्जेक्ट्स की। अगर आप एक सेंसिटिव आँख से आसपास देखो तो जैसे मैंने अमीरी गरीबी का जिक्र किया, तो मेरी जो शुरू की पेंटिंग है उसमें मैं कैसे दिखाऊं भाई एक अमीर है तो 10 गरीब है। तो मैंने छाते का सिंबलिज्म यूज़ किया, छतरी का, अम्ब्रेला, शेल्टर्ड वुमन, कि एक के पास वो अम्ब्रेला है और बाकी बेचारी धूप में काली हो रही हैं, तो एक गोरी है, मोटी है। वैसे ही मैंने फैज़ साहब ने ये सारी सीरीज़ यूज़ की थी अपनी मैगज़ीन लोटस में, जो वो बेरूट से निकालते थे एग्ज़ाइल में। तो जैसे छोटी छोटी नौकरानी होती हैं और वो सो रही है और वो बच्चे संभाल रही हैं। सो मैंने मेड सर्वेंट सीरीज़ भी की। और फिर आर्ट की कोई ऑडियंस नहीं थी। सो एक बाजा बजा रहा है कलाकार और आसपास खाली कुर्सी है, मिसिंग ऑडियंस सीरीज़ उसका नाम था। और वो 1980 में यहाँ और बॉम्बे और कैलकाटा एग्जिबिट हुई थी। पर वो इतना मस्त है कि उसी वो खाली कुर्सियाँ नज़र नहीं आ रही, पूरी सीरीज़ थी। लेकिन आपने जो एक सीरीज़ बनाई है वो, चाहे आप नानक की बात करें, बुद्धा की बात करें, कबीर की बात करें, और तो वो नानक जी की 550वीं जयंती भी मनाई जा रही है। ये जो, अगर हमें नानक की आराधना दिखानी है रंगों में, तो जाहिर है कि अपने आध्यात्म का स्तर भी बढ़ाना होगा। तो ये आपका जो सूफ़ी सफ़र है कला से जुड़ा हुआ, ये कैसे शुरू हुआ? ये विरासत में मिला, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब घर में है, तो उसमें सिर्फ सिख गुरुओं की पोइट्री नहीं है। तो वो जो 1430 पन्ने हैं सारे पोइट्री में है और सारे रागों में है। पर उसमें पिछड़े हुए वर्गों की, जैसे रविदास चमार, कबीर जो वीवर थे, और जो इवन कसाई, सदना कसाई, ऐसे 15 भक्तों की बानी है। जैसे फरीद हुए, वो एक मुस्लिम थे, जैसे नामदेव हुए महाराष्ट्र के, जिनके लिए मंदिर का देरा फिर गया। सो इतना मतलब इतनी वैरायटी है उसमें। सो वो काइंड ऑफ इनहेरिट हुआ, क्योंकि वो रोज़ घर में गुरबानी चलती रहती थी, अब भी चलती रहती है, और ग्रंथ साहब रोज़ पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं ग्रंथ साहब जी। पर वो एक स्पिरिचुअलिज्म और मेरा ख्याल है इंस्टीट्यूशनल रिलीजन में थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं थोड़ी और किस्म की होती हैं, बंधी हुई होती हैं किसी दायरे में। मेरा स्पिरिचुअलिज्म इज़ अ लिटिल डिफरेंट, उसका ना बहुत विस्तार होता है। इसका बहुत विस्तार होता है। लेकिन आपने सूफिज़्म से आगे बढ़कर वृंदावन की विधवाओं पर भी पेंटिंग बनाई, हिरोशिमा के टीयर्स ऑफ हिरोशिमा के नाम से भी सीरीज़ निकाली, पर्यावरण पर आपने बहुत काम किया है। कहीं ना कहीं आपके अंदर की लेखिका सामाजिक मुद्दों से भी बहुत गहराई से जुड़ी रही है। अर्पणा जी, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यह वक्त चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहें तेजस्विनी। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ, घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू शुक्रिया, गुड जॉब। थैंक यू नेहा, सेफ लाइफ। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स फॉर सेविंग अस।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम तेजस्विनी, जिसमें आज हम मुलाकात कर रहे हैं जानी मानी चित्रकार अर्पणा कौर जी से। अर्पणा जी, अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कितने सारे विषयों पर आप काम करती रही हैं। हालांकि इन सब विषयों में महिलाओं का विषय भी महत्वपूर्ण है। एक महिला होने के नाते क्या ऐसा कुछ है कि खास महिलाओं के प्रति भी आकर्षण रहता है, क्योंकि आपके विषय बहुत विस्तृत हैं? महिलाओं पे कुछ मेरी सीरीज़ हैं, जैसे वृंदावन मैं विडोज़ देखने गई थी, मैं मथुरा म्यूज़ियम के स्कल्पचर देखने गई थी, तो वो विडोज़ देखी 32 साल पहले तो मैंने सीरीज़ की विडोज़ ऑफ वृंदावन। वैसे ही जब 84 का कत्लेआम हुआ सिखों का, तो मेरी मदर और मैं रिलीफ कैंप्स में बहुत साल काम करते रहे, तो पूरा मैंने सीरीज़ उस पे किया था कत्लेआम पे, क्योंकि जो औरतें कभी वायलेंस नहीं चाहती, वर्ल्ड वॉर नहीं चाहती, कोई वॉर्स नहीं चाहती, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती, पर उन पे थोपा जाता है और जो सफ़र करते हैं वो तो माँ बहनें ही सफ़र करते हैं। पर ये एक एस्पेक्ट है सोसाइटी का। दूसरा एस्पेक्ट हमारा भारतवर्ष का है, उसकी जो स्पिरिचुअल गहराई है, जैसे जो मेरी बुद्ध नानक कबीर सीरीज़ में आती है। कबीर जी कहते हैं, सुन समाध में बुनत हमारी, हमरा झगड़ा रहा न को, काजी मुल्ला बिसरत दो, हमें क्या लेना देना मुल्ला से पंडित से, हमारा तो जो वो है बुनत है वो तो सुन की समाध में है। सो सिमिलरली नानक जो है वो तो सोशल रिफॉर्मर है, कि वो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। वो कहते हैं औरतों के बारे, सो क्यों मंदा आँखें जिस जम्मे राजान। वो कहते हैं राजा रैयत का जो रिश्ता है वो खून चूसने वाला नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं किरत करो वन छको, मतलब अपने हाथों से कमाई करो, ये नहीं पे हिमालय पे जाके बैठ जाओ मतलब त्याग के। इस कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत के चलते ही आपकी सोच इतनी गहरी है, जो आपकी पेंटिंग्स में भी साफ झलकती है। लेकिन अर्पणा जी, ये बताइए हमें कि हम सामाजिक मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप सामाजिक मुद्दों को सिर्फ पेंटिंग्स तक ही नहीं रोका है आपने, आपकी असल ज़िंदगी में भी आप कई सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई हैं। क्या क्या ऐसे काम करती हैं आप जो एक चित्रकार होने के नाते एक संवेदनशील दिल आपका जो है वो भी दिखाता है? जब पेड़ कटते हैं तो फिर कोर्टों में भी पहुंचना पड़ता है। सो वो हज़ारों पेड़ जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले कटे हमारे एरिया में, तो उसके लिए 8 साल कोर्टों में मैं और मेरी मदर और कुछ और लोग, हम लोग 8 साल कोर्ट में लड़े, केस जीते भी। कुछ ट्रीज़ वहाँ रीप्लांट हुई, हालांकि उसी स्पॉट पे रीप्लांट नहीं होती। लेकिन अर्पणा जी, आप वंचित वर्ग के बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए भी काम करती हैं? मेरी मदर एक्चुअली 40 साल से स्कूल चला रही हैं, जो वंचित वर्ग की लड़कियां हैं, जो स्लम्स के एरिया से आती हैं। तो अपनी कमाई से, मेरी पेंटिंग की कमाई से 40 साल हो गए उनको ये स्कूल चलाते हैं। तो 5-6 टीचर हैं, कंप्यूटर है, सारी फ्री एजुकेशन है। तो उनको और मुझे भी शायद कि मेरी कमाई थोड़े काम आती है किसी के। लेकिन आपकी व्यक्तिगत बात करें तो आप कोई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती, आप कंप्यूटर से दूर रहती हैं, और आजकल के दौर में जब सब तकनीक से इतने ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं, हालांकि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को मुश्किल भी बनाते हैं ये, आपको जीवन में कोई मुश्किल नहीं होती? बड़ा सरल और सादा जीवन है आपका। मैं हाँ, इन चीज़ों से थोड़ा मतलब मैं शायद गलत टाइम में पैदा हुई। मैं वही गुरुदत्त और वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स के टाइम की हूँ, तो मुझे लगता है मैं बहुत पिछड़ गई हूँ इन चीज़ों में, पर मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है। और मतलब एक कला है जो टाइमलेस है, जिसको कह सकते हैं। तो इट डज़न्ट मैटर कि मैं टाइम से के दायरे के बाहर शायद हूँ, इस टाइम से जुदा हूँ। ये सारे जो फेसबुक और इंटरनेट वगैरह, ये एक अलग अलग दुनिया है। तो मैं बहुत, मुझे शर्म भी आती है कि इतने सारे बच्चे वहाँ चिराग दिल्ली बेगमपुरी के इस्लाम से आके हमारे यहाँ सीखते हैं। हमारे 2 बहुत उम्दा टीचर्स हैं, इतने सारे कंप्यूटर हैं, मैं उस कमरे में कदम नहीं रखती, अभी तक बची हुई हूँ। जी अर्पणा जी, आमतौर पे कहा जाता है जैसे कि अर्पणा कौर ये समकालीन टाइम की एक चित्रकार हैं। क्या आप अपने आप को इस वर्गीकरण में जोड़ना चाहती हैं? क्योंकि जब हम कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की बात करते हैं तो एक आम व्यक्ति के नज़रिए में एक अलग, एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग वाला भी एक आइडिया आ जाता है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे आप? कंटेम्प्रेरी मेरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पर्यावरण मेरा सब्जेक्ट रहा है 30 साल से। मुझे दिल्ली को बदलते मैंने देखा है, बहुत दुखद अनुभव है ये दिल्ली का बदलना।
पर उसको दिखाने के लिए जैसे एक महिला है, वो सीता का सर्कल लक्ष्मण ने बनाया, वो अपना हरा सर्कल खुद बना रही है क्योंकि वो धरती की बेटी थी। तो मैं अपने माइथोलॉजी से, अपना जैसे सोनी महिवाल भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, अपने थीम से और जो हमारे पुराने अजंता एलोरा, हमारी पुरानी मिनिएचर पेंटिंग, स्कल्पचर, उनसे मेरा टोटल इंस्पिरेशन उनसे है। तो थीम्स कंटेम्प्रेरी हैं पर सोच पुरानी है, तो वो दोनों की एक मैरिज है। और वो जैसे रगों में दौड़ा है, जो पुराने कलाकारों ने जो किया, तो उसको नतमस्तक होने के लिए तो मैं वो वाले जो फॉर्म है, जैसे मैं पर्यावरण भी पेंट कर रही हूँ, तो मैं वो वाला फॉर्म ले रही हूँ जो कि 200 साल पहले, या सोनी का फॉर्म। तो बिकॉज़ लव इज़ यूनिवर्सल, पर सोनी को 200 साल पहले भी पेंट किया था पंजाब हिल मिनिएचर में। तो मैं फॉर्म्स वही जान के लेती हूँ कि भाई ये हमारी हेरिटेज है, वी आर प्राउड ऑफ इट, कि भाई हमारी इतने हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन से हम जुड़े हुए हैं। सो हम बहुत कंटेम्प्रेरी भी हैं, पर एट द सेम टाइम वी ब्रिंग आवर सिविलाइजेशन इनटू द वर्क। कोशिश है। ये माना जाता है कि भाई चित्रकारी की जो प्रोफेशन है, इसमें कमाई ज़्यादा नहीं है लेकिन लागत बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि अब सोच बदल रही है या लोगों को भी बदलना चाहिए? एक्चुअली 20 साल आए जब कमाई बहुत हुई, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के लिए बहुत कमाई हुई। अब रिसेशन का पीरियड चल रहा है पिछले 5 साल से, पर जिसको जुनून है वो तो बड़ी बड़ी पेंटिंग करता जाएगा, चाहे वो बिके या ना बिके। पर 20 साल का पीरियड ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा आर्ट मार्केट ने बहुत जंप लिया, और फिर वैसे ही वो सडनली कोलैप्स भी हुई। पर जो इंसान डूबा होता है इस दुनिया में, उसको फिर उसकी परवाह नहीं होती। नशा होता है, जैसे आपने शुरू में कहा। बहुत ज़्यादा जी। लेकिन आज के जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक कलाकार के नाते दुनिया आपको देखती है, ऐसे में जो अब युवा चित्रकार हैं, उन्हें क्या जीत का मंत्र देना चाहेंगी या कला का मंत्र देना चाहेंगी? अपने इनर एक्सप्रेशन को अपने कैनवस में कैसे लाना है, कौन सी इमेजेस चुननी है, कौन से सिंबल्स चुनने हैं। मार्केट की तरफ नहीं देखना है आपको कि मार्केट क्या चाहती है, कि वो ब्यूटीफुल लैंडस्केप चाहती है, या जो आपकी इनर कंपल्शन है उसको ही फॉलो करना। बस वही मंत्र है कि उसी में एक नशा, उसमें स्वाद लेना, बस यही मंत्र है। अर्पणा जी, आपका काम देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम्स में प्रदर्शित है। बहुत गर्व होता होगा इस बात को लेकर, क्योंकि बहुत कम आर्टिस्ट हैं जिनका काम इस तरीके से म्यूजियम्स में प्रदर्शित किया जाता है। मैं एक्चुअली बहुत लकी अपने आप को महसूस करती हूँ, क्योंकि जो म्यूज़ियम कलेक्शन होती है वो आपकी लाइफ टाइम के बियॉन्ड लास्ट करती है, कि आप तो चले गए वहाँ, तो पेंटिंग कई 100 साल सरवाइव कर जाती हैं। जैसे आप फिलाडेल्फिया म्यूज़ियम ऑफ आर्ट है, या विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन है, यहाँ की जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर, उनमें काम है तो वो पब्लिक देखती है। अपने मुल्क का फ्लेवर है। जैसे हिरोशिमा म्यूज़ियम ने जब 50 साल हो गए थे, बॉम्ब गिरे 1995 में 50 साल हुए थे, तो उन्होंने 10 कलाकार जो दुनिया के हैं और एक इंडियन, तो एक पेंटिंग करना, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना उस म्यूज़ियम में, जो जैसे बचपन की एक फीलिंग थी ना, कि आई वाज सो लकी कि आई वाज द ओनली इंडियन आर्टिस्ट। आपने शुरू में कहा कि आपको अपनी मदर से प्रेरणा मिली, लेकिन जब आपने ये कला सीखनी शुरू की तब आपको किसने सिखाया? आपके गुरु, या यूँ कहें वो जो नन्ही अर्पणा थी, उन्हें कला के क्षेत्र में आगे किसने बढ़ाया? एक्चुअली ये जो मैंने विरासत की बात की, कि मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़ियम्स में घूम घूम के अपनी पुरानी मिनिएचर पेंटिंग्स देखना, और जब मैंने पेंटिंग बेचनी शुरू की, तो जैसे औरतें गहने और साड़ियाँ खरीदती हैं, तो मैं मिनिएचर पेंटिंग खरीद लेती थी। यहाँ आर्ट बुक्स बहुत एक्सपेंसिव होती थी, तो आर्ट बुक्स खरीद लेना। तो जब भी मेरी पेंटिंगें बिकी, मैंने मिनिएचर्स खरीदे, क्योंकि मुझे बहुत आकर्षण था अपनी विरासत की ओर।
तो हमारे पास यहाँ 3 म्यूज़ियम्स हैं जो मेरी मदर ने स्पेस अकेले खड़ी की है, उनका कोई टिकट नहीं है, जिसमें 800 फोक एंड ट्राइबल पेंटिंग और स्कल्पचर है, 250 पुरानी, बहुत 150-200 साल पुरानी सिख मिनिएचर ऑफ जन्म साखीज़ ऑफ गुरु नानक एंड पहाड़ी मिनिएचर एंड राजस्थान मिनिएचर। तो ये ओपन है पब्लिक के लिए। तो ये मेरे गुरु हैं, मेरी विरासत ही मेरा गुरु रहा। जी, और अब आगे क्या कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर आपको लगता है कि अभी मुझे काम करना ज़रूरी है? कुछ है मन में अभी? एक्चुअली मेरे जो विषय मैंने 20 साल पहले भी चुने, जैसे ये समय का विषय है, डे एंड नाइट। तो मैंने सोचा ये तो रोज़ दिन आता है, रोज़ रात होती है, किसी ने इसको पेंट क्यों नहीं किया? तो मैंने एक पीली औरत जो उम्र का धागा बुन रही है और काली रात है जो उसको काट रही है, ये जैसे जीवन मृत्यु, मुझे ना ऑपोजिट्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं पेंटिंग में। सो कैंची का मैंने मोटिव यूज़ किया कि काल आया और उसने वो धागा काटा। सो मैंने वो सब्जेक्ट 20 साल में एग्जॉस्ट ही नहीं किया। अब जो सोनी महिवाल का सब्जेक्ट है वो भी मैं 20 साल से कर रही हूँ, एग्जॉस्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि लव इज़ इनएग्जॉस्टिबल, यूनिवर्सल। सिमिलरली नानक और बुद्धा, यू नो, दीज आर यूनिवर्सल थिंग्स कि सारी उम्र भी पेंट करते रहो तो कुछ ना कुछ नएपन, उसमें नयापन आता जाता है। और क्या क्या चीज़ें हैं लाइफ में जो आपको बहुत आकर्षित करती हैं? एक चित्रकारी तो एक ऐसा काम है जो आप दिन रात कर सकती हैं, लेकिन क्या कुछ और भी ऐसी हॉबीज़ हैं या कोई इंटरेस्ट एरियाज़ हैं आपके? जी, मुझे जैसे पेड़ों में चलना रोज़, डेली आई गो फॉर लॉन्ग वॉक्स। और जब मेरी मदर स्वस्थ थी तो मैं पहाड़ों में, हम लोग बचपन से 1-2 महीने पहाड़ों में रहना और प्रकृति के करीब रहना और बहुत ही ट्रैवल करके अपनी सारी हेरिटेज साउथ से लेके नॉर्थ तक, सिक्किम से लेके कश्मीर से लेके महाबलीपुरम से लेके केरल से लेके, इतनी रिच वैरायटी है। तो वो सारा राजस्थान जैसे सारा कुछ पिया है। अर्पणा जी, जब आप कोई पेंटिंग शुरू करती हैं तो क्या कुछ ऐसा है कि उस सोच में डूब जाती हैं, रात दिन वही सोच जहन में चलती है? किस तरीके से पेंटिंग की पहली लकीर खींचने से वो पेंटिंग पूरे होने तक किस तरह वो सफ़र बढ़ता है आगे आपके लिए? एक्चुअली पहले मैं पेपर पे ड्रॉ कर लेती हूँ, जैसे एक सीरीज़, मैं ना सीरीज़ में काम करती हूँ, जैसे कबीर सीरीज़ की जो 1993 में एग्जिबिट हुई कि शरीर केवल वस्त्र है, बॉडी इज़ जस्ट अ गारमेंट, उसकी थीम थी। तो मैं कबीर का, जहाँ वो मिले नीरू और नीमा को बनारस में, वहाँ भी गई। जैसे सोनी सीरीज़ पेंट जब कर रही थी तो अखनूर में पैदा हुई थी 500 साल पहले, तो मैं उसी चनाब में जाके खड़ी हुई। और जो नानक है, जैसे वो जहाँ जहाँ गए, जैसे 30 साल पहले लद्दाख हम लोग गए, जहाँ वो गए थे, लद्दाख और सिक्किम जहाँ वो गए थे, जहाँ उनको लामा नानक कहा जाता है, वहाँ बोर्ड लगते हैं। तो ये चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं और उनमें डूब के, मतलब जैसे चनाब में खड़े होके मैं 2 आंसू भी छलकाए कि भाई तू यहीं पैदा हुई थी, तू एक रियल पर्सन थी, तो वो फिल्मों वाली सोनी नहीं थी, तू घड़े बनाती थी। सो ये चीज़ें जो अपनी पूरी विरासत है ना, उसको एक्सपीरियंस करके शायद उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़े जो आर्ट है वो है एक दिन से दूसरे को एक कला से जीना। हर व्यक्ति कलाकार है, उसको वो जीवन का वही संघर्ष, वही उसकी सौंदर्य महसूस करना। सो एवरीबडी इज़ एन आर्टिस्ट, आई डोंट फील डिफरेंट और स्पेशल। आपसे बात करके अर्पणा जी ये ज़रूर लग रहा है कि अर्पणा कौर कलाकार को समझने के लिए बहुत घंटे बिताने होंगे आपके साथ क्योंकि जिस गहराई से आप चीज़ों को महसूस करती हैं और फिर उसको अपनी पेंटिंग में उकेरती हैं, वो वाकई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन महसूस सिर्फ आप ही कर सकती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अर्पणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ आज की तेजस्विनी अर्पणा कौर। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर एक और तेजस्विनी के साथ। लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।